नमस्कार, मैं आकाश पाठक। और बहुत सारे मित्रों के मैसेज थे 2019 के एग्ज़ाम को लेके कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्तमान में जो स्थिति निर्मित हो रही है कोर्ट केस को लेके, और न्यूज़पेपर में डेली अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही हैं। एग्ज़ाम कब हो सकता है, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, इसको लेकर एक अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो उसको लेकर मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, और जितने भी प्रश्न मन में बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 से 4 मुद्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे 2019 को लेकर, फिर 2020 और 21 को लेकर भी बात करेंगे। मैंने नोट इसलिए कर लिया है ताकि किसी भी विषय को छूटे ना हो। दूसरी बात करेंगे हम कि 2019 के फॉर्म कब आ सकते हैं, एग्जाम कब हो सकता है। तीसरी बात करेंगे कि जो वर्तमान में कोर्ट केस चल रहे हैं वो कोर्ट केस का क्या असर पड़ेगा इस एग्जाम पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथी हम बात करेंगे कि सही परिणाम कैसे आए, यानी एमपीपीएससी के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे, किस फॉर्मूले पे आए कि वो बिल्कुल सही हो और उसमें किसी भी प्रकार का विवाद ना हो और वो कोर्ट केस ना बने उसके ऊपर। तो इन सभी चीजों पर हम क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2019 को लेकर कि 2019 में क्या स्थितियां निर्मित हो रही हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2019 का ऑफिशियल हो चुका है कि सभी का मेंस हो रहा है। तो इन सभी के एग्जाम की जो फॉर्म होंगे वो एक अनुमान के आधार पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा आयोग की तरफ से कोई भी अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई हुई है। तो जो कुछ भी बातचीत कर रहा हूँ मैं, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और कुछ मेरे सोर्सेस हैं, उसके आधार पे आपसे आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आप दावा ना करें इस बात का कि ये बिल्कुल ऑफिशियल है या फिर ऐसा आयोग ने कहा है, एक अनुमान है। तो 2019 की बात करें तो लगभग में ये हम मान के चल रहे हैं, हमारे जो सोर्सेस भी कह रहे हैं और आज एक खबर भी आ गई है, ठीक है, कि 2019 के फॉर्म जो हैं अगले सप्ताह तक फॉर्म आ जाएंगे मेंस के, और अगले सप्ताह में नहीं आते हैं तो इस महीने के अंत तक फॉर्म निश्चित तौर पर आ जाएंगे, फॉर्म आपके भरवा लिए जाएंगे। उसके बाद एमपीपीएससी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है, कई समाचार पत्रों में भी किया है और मेरी जो सोर्सेस हैं उसके अनुसार भी यही कहा है कि 2019 की जो परीक्षा है वो अपने तय समय पर होगी। जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि जनवरी के द्वितीय सप्ताह में होंगी, उसी प्रकार से उसी समय पर होंगे। एक आध सप्ताह आगे पीछे परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन उसी समय पे परीक्षाएं वो कराने के लिए बाध्य हैं, वो अपनी तैयारी निरंतर कर रहे हैं। तो ये तो हो गई परीक्षा की तारीख पर बात और परीक्षा फॉर्म पर बात 2019 की। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्ट केस के बारे में कि वर्तमान में जो कोर्ट केस चल रहा है और इसको लेकर जो विद्यार्थी हैं वो निरंतर भ्रमित हैं। बहुत सी चीजों को लेकर डेली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें या प्रिंट मीडिया में देखें, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोर्ट में अलग तरीके से कार्रवाइयां चल रही हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थियों के मन में है कि क्या ये 2019 अभी रुक सकती है या रुकना चाहिए, क्या होगा, सबका मेंस होगा भी कि नहीं होगा या एडिशनल मेंस होगा। तो कोर्ट केस की हम बात करेंगे तो 2 प्रकार के कोर्ट केस अभी एमपीपीएससी को लेकर, इनके रिजल्ट्स को लेकर लगे हुए हैं 2019 में। सबसे पहले कि वो साथी जिन्होंने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो इस बार रीमेंस हो रहा है, यानी कि उनको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो उन छात्रों ने अपने अधिकार के लिए एमपी हाई कोर्ट में केस लगाया हुआ है कि हमें दोबारा मेंस ना ली जाए, हमारे इंटरव्यू करवाया जाए। तो एक तो वो केस है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे भी हम चर्चा करते हैं। और कुछ केस हैं जो नॉर्मली 2019 के रिजल्ट्स को लेकर सामान्य समस्याएं जो उपजी हैं। एक 87-13% फॉर्मूला, दूसरा कंडीशन के आधार पे ओबीसी रिजर्वेशन, तीसरा जो इशू है वो 13% प्रोविजनल लिस्ट का मामला है। उसको लेकर क्या क्या स्थिति निर्मित हो सकती है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने लगाई है याचिका, उसका क्या होगा। तो देखिए, भारतीय संविधान ने सभी को आजादी दी है और लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कोर्ट में जाने का, और किसी भी व्यक्ति को लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है, और वो भी गए हैं। बहुत से दोस्तों के मैसेज आते हैं कि आप इस पर कुछ लिखिए, कुछ कहिए आप कि क्यों जा रहे हैं। तो उन सभी को मेरा यहीं से केवल एक ही जवाब है कि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, सभी स्वतंत्र हैं और सभी को अपने अधिकारों का प्रयोग
करना चाहिए और वो लोग भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। ये मेरे सिद्धांतों में, मेरे वैल्यूज में ये चीजें नहीं हैं कि मैं किसी को रोकूं कि आप केस न लगाएं या बीच में उल्टा सीधा लिखूं कि कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कोर्ट जाने का अधिकार सबका है, तो सभी जा सकते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट जरूर मैं यहाँ पे अपने साथी जो इंतजार कर रहे थे कि क्या हो सकता है, तो मेरे अनुमान के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी इसके संबंध में हमारे जो एडवोकेट हैं उनसे भी चर्चा हुई थी कि कोर्ट का इसमें कितना हस्तक्षेप हो सकता है। तो एक बात स्पष्ट है कि कोर्ट जो होता है, कोर्ट का काम होता है कि यदि परीक्षा में कोई भी प्रक्रिया में गलत नियमों का पालन किया गया है या प्रक्रिया में कोई भी असंवैधानिक चीजें हुई हैं, तो उसको लेकर वो जांच करता है और अपना जजमेंट देता है। परीक्षा किसकी करानी है, कितनी करानी है, एडिशनल कराना है या मेंस कराना है, ये आयोग के अधिकारता क्षेत्र का विषय है, ये कोर्ट के अधिकारता क्षेत्र का विषय नहीं है। मेरी भी जहां तक नॉलेज है वो यही है कि आयोग का विषय है कि आयोग को तय करना है उसमें कि कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अनुसार क्या स्थिति निर्मित हो रही है और फिर उसको क्या कराना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। तो आयोग ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उसने वही डिसीजन लिया है जो कि सही होना चाहिए वर्डिक्ट के अनुसार। जो जजमेंट था, जजमेंट में पेज नंबर 89 7 अप्रैल का जो जजमेंट है, याचिका नंबर 542 में जो जजमेंट दिया गया है, उसमें पेज नंबर 89 पे स्पष्ट लिखा गया है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कैंडिडेट का जब प्रोसेस चल रही हो, मिड वे में हो, तो किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि ये जो संपूर्ण परीक्षा है वो परीक्षा का उल्लेख प्रारंभ में ही कर दिया गया था कि ये संपूर्ण परीक्षा याचिका नंबर 542 के अधीन रहेगी, तो इसका जो भी आउटकम होगा वो उस पे लागू होगा। और वही हुआ कि पूरी प्रक्रिया चूंकि असंवैधानिक थी, प्रीलिम्स असंवैधानिक था, मतलब उसका जो प्रीलिम्स हुआ था उसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट में असंवैधानिक नियमों का पालन किया गया था, इसलिए वो असंवैधानिक हो गई। तो उसके आधार पे जो मुख्य परीक्षा हुई है वो भी पूर्णतः असंवैधानिक है। तो बिल्कुल सही डिसीजन है और ये डिसीजन ही आगे रहेगा, ऐसा भी मेरा अनुमान है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, रिव्यू पिटीशन चूंकि लगी हुई है इस मामले को लेकर, जस्टिस सुजय पॉल और द्वारकाधीश बंसल की बेंच में लगा हुआ है कि आप स्पष्ट करें कि आपने जो जजमेंट दिया था उसमें ऐसा कहीं उल्लेख किया गया था क्या रीमेंस का किसी भी विषय को लेकर। उसकी सुनवाई कल 18 नवंबर को होने वाली है। और इसमें चूंकि 542 याचिका में एडवोकेट जो थे हमारे वो विभोर खंडेलवाल सर थे, तो एडवोकेट विभोर खंडेलवाल कल स्वयं वहां पे जा रहे हैं जबलपुर हाईकोर्ट में, और वो अपना स्पष्ट तरीके से इस विषय को लेकर वहां पे जवाब देंगे और ये स्पष्ट कर देंगे कि जो निर्णय लिया गया है वो मतलब जिन आधारों पर लिया गया है वो बिल्कुल सही है और जजमेंट का ये मतलब था। तो वो जो भी जवाब होगा वो दे देंगे। मैं पूर्णतः ही आश्वस्त हूं उन पर कि वो है तो सब कुछ सही होगा, सही नियमों के आधार पर होगा, किसी भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न नहीं होगी। अब हम इस पर एक बात और करते हैं कि इसमें दूसरे, ये तो हो गई इंटरव्यू के चर्चा के, इंटरव्यू के लोगों ने याचिका लगाई है, कुछ हम लोगों ने भी याचिका लगाई है लगभग में, और कुछ याचिका हमारी 1-2 दिन के अंदर लग जाएंगी। तो वो किस विषय को लेकर है? 87 13% फॉर्मूला, कंडीशन के आधार पर अगर 14% ओबीसी का रिजर्वेशन आता है, एक मतलब कंडीशन लेके चल सकते हैं, तो ओबीसी का कट ऑफ 74 रहेगा और यूआर का कट ऑफ 73 रहेगा, तो ये भी गलत नियमों का पालन हो जाएगा। तीसरा इसमें फैक्ट है कि 13% जो प्रोविजनल लिस्ट बनी है यूआर की, उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग लिए गए हैं, तो वो भी गलत है क्योंकि यूआर में सभी कैटेगरी के लोग होते हैं। चौथा, एक जो बेसिक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कई विद्यार्थियों का आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का हनन किस प्रकार हो रहा है कि हर विद्यार्थी का ये मौलिक अधिकार है कि वो 100% परीक्षा में, ठीक है, 100% पदों पर भाग लेने का अधिकार रखता है, प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार रखता है। लेकिन एक जीएडी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से आपने क्या कर दिया कि उस व्यक्ति को 13% में क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो
उसका क्या हुआ, राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार है उसका वायलेशन यहाँ पे हो गया कि वो 100% में उसको प्रतिस्पर्धा करना चाहिए था, लेकिन आपने लिमिट कर दी 13 में ही रहेगा। आप प्री में भी रहेंगे, आप मेंस में भी रहेंगे, आप इंटरव्यू में भी, फाइनल तक आप उसी में रहेंगे। ठीक है, भले 13% वाला स्टूडेंट में कोई भी व्यक्ति टॉपर क्यों ना हो, अगर बाद में जजमेंट आता है तो उसके अनुसार वो बाहर भी हो जाएगा। तो आप उसी मानसिक स्थिति से उस एक व्यक्ति को वहां तक ले जा रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन दे रहे हैं, और बाद में फिर क्या होता है, उसको बाहर कर देते हैं। तो ये भी गलत है। इसको लेकर हम लीगल ओपिनियन पे बात करते हैं कि 87% और 13% का फॉर्मूला सही है कि नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार 17 अक्टूबर को ये कवरेज किया गया था अंतरिक्ष सर के द्वारा। तो उसमें स्पष्ट तरीके से दो एडवोकेट के स्टेटमेंट थे, जिसमें एक डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं अभिनव सर, उनका स्टेटमेंट था, और एडवोकेट विभोर खंडेलवाल सर का स्टेटमेंट था। और उस स्टेटमेंट में स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर आप 87 और 13% का फॉर्मूला लागू करते हैं, ये पूर्णतः इलीगल है। इस प्रकार का किसी भी प्रकार से आप लागू नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला फॉर्मूला हो सकता है। विभोर सर का भी यही स्टेटमेंट था कि दो सेपरेट भागों में एडवर्टीजमेंट को तोड़ना ये भी असंवैधानिक है। ठीक है, तो यदि हम लीगल ओपिनियन की बात करें तो उसके अनुसार 87 और 13% का फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि उस फॉर्मूले के आधार पर विवाद अभी भी बना हुआ है। हमने आपको 3 से 4 इश्यू बताए हैं जिसके आधार पर परीक्षा प्रक्रिया में जो है समस्याएं बनी रहेंगी। देखिए, लॉ क्या है, मुझे लगता है लॉ इज लॉजिक, बट एवरी लॉजिक इज नॉट लॉ, समझना। ठीक है, तो जो जीडी का ऑर्डर है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिक है जो लॉ नहीं हो सकता है। ठीक है, सही नहीं हो सकता है। उस पे आप स्वयं अध्ययन कीजिए, किसी से भी राय लीजिए, तो आप उसको यही पाएंगे कि वो टोटली गलत है और उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि वो प्रक्रिया फिर से दोहराई जाए जो आज हुई है। इंटरव्यू के साथियों की बातें मैं हर जगह रखता हूं कि भाई उनके साथ में गलत हुआ है, गलत नियमों को आपने लागू कर दिया और उसके आधार पे अब दोबारा परीक्षा हो रही है, उनको दोबारा देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आपने गलत नियमों का पालन किया जिसके कारण ये समस्या उपजी है। आप वापस से वही गलत नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इसके कारण फिर से समस्या उलझ सकती है, फिर से बच्चे अंदर बाहर हो सकते हैं। तो ये तमाम समस्या हैं, ये तमाम समस्याएं ना हो, इसलिए सबसे बेस्ट जो ओपिनियन है इसके लिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसके लिए, वो यही है कि रिजल्ट 100% के आधार पर आना चाहिए। 100% पे रिजल्ट आएगा तो न तो कोई गलत फॉर्मूला उसमें अप्लाइड होगा, ना ही कोई नया प्रयोग किया जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 2018 के पहले जिस प्रकार से रिजल्ट आते थे ठीक उसी प्रकार से रिजल्ट आ सकता है। तो इसके भी दो सॉल्यूशन हैं 100% रिजल्ट लाने के लिए। एक कि या तो ओबीसी रिजर्वेशन का फाइनल जजमेंट आ जाए, जजमेंट चूंकि उसके रास्ते नहीं दिख रहे हैं, कई राजनीतिक कारण भी हैं उसको लेकर, कुछ संभावना मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसी भी लगती है कि वो विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 तक खिंच सकता है, यानी 2024 के आगे तक जा सकता है वो, यानी 2 साल तक हमको और इंतजार करना पड़ सकता है ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर। दूसरा उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर जजमेंट नहीं आता है तो माननीय हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को जो अंतरिम आदेश जारी किया था उस अंतरिम आदेश का पालन करते हुए 100% पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। यही एक बेस्ट सॉल्यूशन है, 100% पर ही सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी हों, तभी वो परीक्षाएं हो सकती हैं। फिर 2020 की यदि हम बात करें तो 2020 को लेकर जो समस्या उलझी हुई है वो ये है कि 2020 का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो 113% पे आया है। एक लिस्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का डिवाइडेशन नहीं है कि कौन सा प्रोविजनल है, कौन सा मेन लिस्ट में है। अब उस फॉर्मूले को किस प्रकार से अप्लाइड करें, इस बात को लेकर एक लंबे समय से चर्चा चल रही है। मेरी भी कई पत्रकारों से इस विषय में चर्चा भी हुई थी, कई लीगल लोगों से भी बात हुई थी। तो उनका भी यही कहना था कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यदि मेंस पे अप्लाइड कर रहे हैं
तो भी ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया है कि पहले प्रीलिम्स में कौन प्रोविजनल था और कौन मेन लिस्ट में था। अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं किसी भी कैंडिडेट का जो लास्ट नंबर पे कट ऑफ पे सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में वो लास्ट नंबर पे आया है, ओके, मेंस में उसने बहुत अच्छे नंबर ले लिए हैं, तो वो क्या होगा, मेंस में अगर अप्लाइड होगा तो मेन लिस्ट में आ जाएगा अच्छे नंबर के कारण। लेकिन क्या होगा, जिसके प्रीलिम्स में बहुत अच्छे नंबर होंगे और मेंस में थोड़े बहुत कम होंगे, वो बंदा चला जाएगा कहां पे, प्रोविजनल में चला जाएगा या वो बाहर ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की आने या ना आने की निश्चितता नहीं है, उस व्यक्ति की वजह से एक वो व्यक्ति जो वास्तव में लाभार्थी होना चाहिए, उस व्यक्ति को बाहर किया जा रहा है। तो ये गलत हो जाएगा, डायरेक्ट मेंस में अप्लाई करते हैं। तो क्या करना होगा इसको, या तो फिर इसको प्रीलिम्स में इसको अप्लाई करना होगा और प्रीलिम्स में ये डिसाइड करना होगा कि कौन प्रोविजनल में होगा, कौन मेन लिस्ट में होगा। अब यहां पे एक प्रश्न, और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न उठ रहा है कि यदि प्रीलिम्स में इस फॉर्मूले को लागू किया जाता है तो एक स्थिति और निर्मित हो रही है जो 2019 और 21 में हुई है। 2019 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाना था, लेकिन उसमें क्या हुआ, 15 गुना अगर लेते हैं तो 8565 के अराउंड कुछ स्टूडेंट्स हो रहे थे, लेकिन लास्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर लेते हैं तो 1000 स्टूडेंट्स और मान के चलते हैं, तो लगभग में 9500 के आसपास विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, 13176 विद्यार्थी हुए हैं सिलेक्ट। तो जब इसका हमने जवाब मांगा कि ये अतिरिक्त विद्यार्थी कहां से आए, तो कुछ इस प्रकार से जवाब था, चूंकि ओबीसी की 2 कट ऑफ बनी है, यूआर की 2 कट ऑफ बनी है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कट ऑफ ज्यादा 2 लिस्ट होने की वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे लास्ट कट ऑफ पे, उनकी संख्या बढ़ गई है, इस कारण से एडिशनल इतने बच्चे आ गए हैं। तो ये हुआ कि 13176 ले लिए। वही चीज 2021 के प्रीलिम्स के रिजल्ट पे आते हैं कि उसमें 290 पोस्ट थी, 20 गुना लेना था, लगभग में 7000 के आसपास स्टूडेंट्स होना था, लेकिन 10400 के आसपास में कुछ बच्चे इसमें 2021 में भी लिए गए हैं। तो इसमें भी यही जवाब था कि 2 कट ऑफ के वजह से स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई है। अब आते हैं 2020 पर कि यदि 2020 के प्रीलिम्स पे ये फॉर्मूला लागू करते हैं तो वहां पे भी 2 कट ऑफ बनेंगी, 2 यूआर की बनेंगी और 2 ओबीसी की बनेंगी। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां पे भी बढ़ने के चांस हैं। अब जब नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां पे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, एक प्रश्न उठ जाएगा कि इनकी मुख्य परीक्षा हुई नहीं है, जो कैंडिडेट नए एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इनका एडिशनल मेंस लेना चाहिए या इनका या फिर सभी का रीमेंस होना चाहिए। इसको लेकर मैंने एक लीगल एडवाइस भी एक ली थी एडवोकेट से, तो उनका कहना ये था कि यहाँ पे 2019 को लेकर 7 अप्रैल का जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट को लॉ में भी रिकॉर्ड हो गया है वो, और उसके बाद से अब ये प्रावधान है और यही होगा कि अब किसी भी प्रकार की एडिशनल नाम की परीक्षा नहीं होगी। अगर कुछ बच्चों की भी एंट्री होती, चाहे वो 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, तो आपको पूरी परीक्षा ही करानी होगी। अलग अलग स्तर पर 2 परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बन रहा है कि यदि प्रीलिम्स पे लागू कर रहे हैं तो अंदर नए बच्चे आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, मेंस पे डायरेक्ट कर रहे हैं तो 2 फॉर्मूले, एक 113% सीधा प्रीलिम्स में और एक 87-13-13 का मेंस में, तो 2 फॉर्मूले एक परीक्षा पे लागू नहीं हो सकते हैं। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो भी गलत है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बन रहा है कि भाई प्रीलिम्स पे लागू कर रहे हैं तब भी समस्या है, मेंस पे लागू कर रहे हैं तब भी समस्या है। हालांकि आयोग इसकी तैयारी कर रहा है रिजल्ट निकालने की, आज न्यूज में भी आया था, ठीक है, तो तैयारी चल रही है। अब वो किस फॉर्मूले को उसमें लागू करते हैं, किसको नहीं करते हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। वो सबसे पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट देंगे या सीधा मेंस का रिजल्ट देंगे, ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये उसी दिन क्लियर होगा जिस दिन 2020 का रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। अब 2021 की बात करें तो 2019 और 21 की स्थिति सेम है कि उसको लेकर भी केस लगे हुए हैं और इसी बात को लेकर लगे हैं। 87-13% फॉर्मूला, ओबीसी रिजर्वेशन का केस कंडीशन के आधार पर, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यदि ईडब्ल्यूएस का 74 है कट ऑफ और यूआर का 73 है तो वो भी एक समस्या उपजी है वहां पे। महिलाओं के समान कट ऑफ को लेकर भी केस लग रहे हैं निरंतर रूप से,
तो ये 13% प्रोविजनल को लेके भी लग रहे हैं, आर्टिकल 14 को लेके भी लग रहे हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं वो 21 को लेकर भी बनी हुई हैं। अब हम यदि फाइनल कंक्लूजन पे आए कि क्या होना चाहिए और क्या होगा, तो देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन की यदि हम बात करें तो मेरे अनुसार भले वो जनवरी में परीक्षा ले लें, लेकिन वो परीक्षा लीगल नहीं है। लीगल इन द सेंस, जैसा कि अभी पता चल रहा है कि वो एडवर्टीजमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लीगल नहीं है, ठीक है, तो वो लीगल नहीं है। इसमें एक बात और आती है, बिल्कुल ऑथेंटिक बात करते हैं हम। वो बात ये है कि जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तो इस बात को लेकर बहुत सारा विरोध किया जा रहा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक कवरेज किया हुआ था। तो वो जो कवरेज था वो 4 जुलाई 2022 का है, मैं आपको वो भेज भी दूंगा। उसमें आयोग ने ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि रिजल्ट्स हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन केस, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और हम इसके लिए माननीय न्यायालय में गए हुए थे और माननीय न्यायालय से हमने कहा था कि आप हमें 113% के फॉर्मूले पर परमिशन दीजिए, जिसमें हम ओबीसी के मैक्सिमम यानी 27% लेके चल रहे हैं और यूआर के 40% यानी उनको भी मैक्सिमम लेके हम चल रहे हैं। इसके आधार पर हम रिजल्ट निकालेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। 2 बार गए, लेकिन दोनों बार माननीय हाईकोर्ट ने इसको बिल्कुल मना कर दिया कि आप 113% के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यही कारण था कि आयोग रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, इसके पीछे एक और रीजन है जिसको मैं बताना चाहूंगा कि याचिका नंबर 542 जो थी, जिसमें रोस्टर को चैलेंज किया गया था, सिविल सर्विस रूल्स को चैलेंज किया गया था, उसमें 113% को भी चैलेंज किया गया था। माननीय जो एडवोकेट हैं हमारे बिगोर खंडेलवाल सर, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि हमने 113% को चैलेंज किया था और कोर्ट ने इस बात को माना है कि 113% फॉर्मूला लीगल नहीं है। तो इसी कारण से आयोग जो है रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। चूंकि आयोग को जीएडी ने एक लेटर भेज दिया कि भाई आप इस माध्यम से मध्यम मार्ग निकालते हुए रिजल्ट निकालिए, तो आयोग ने उस जीएडी के फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट निकाल दिया। और मेरा मानना है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कोई भी फॉर्मूले को मानना या कोई भी सलाह को मानना ना मानना ये उसके अधिकारता क्षेत्र में है। यदि उसको ये लगता था कि ये फॉर्मूले से कई विवाद उपज सकते हैं, कई समस्याएं आ सकती हैं, पूर्णतः 100% ये सही नहीं हो सकता है, तो वो उसको मना भी कर सकते थे या उसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो अप्लाई किया है जीएडी के फॉर्मूले को, उससे समस्याएं तो उपजी हैं। तो क्या होना चाहिए? तो देखो, हम तो ये प्रयास कर रहे हैं, अभी माननीय हाईकोर्ट में याचिका लग रही हैं और हमारे वकील के माध्यम से हम ये आश्वस्त भी हैं कि इसको लेकर 2019 के एग्जाम को लेकर या 2021 के एग्जाम को लेकर हम कोर्ट से स्टे मांगेंगे। और स्टे सिर्फ इस विषय को मांगेंगे कि ये जो समस्याएं वर्तमान में उपजी हुई हैं 19 और 21 में 87% फॉर्मूला एंड अदर्स जो इश्यूज हैं, इनको लेकर जब तक ये इश्यू क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाए, क्योंकि गलत नियमों के आधार पर यदि परीक्षा होती है तो पुनः फिर से 2019 जैसा केस न दोहराया जाए। इससे क्या होता है, हमारे संसाधनों की भी हानि होती है, हमारा आर्थिक नुकसान होता है, परीक्षा करवाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो पैसे कहीं और से नहीं आते हैं, हम सभी लोगों के टैक्स के पैसों से ये सारी चीजें होती हैं। तो हम भी ये आयोग से निवेदन करेंगे कि जब तक ये मामला पूरा क्लियर नहीं हो जाता है और इसमें जो विवाद हैं उन विवादों को न सुलझा लिया जाए, तब तक परीक्षा को कंडक्ट न करवाया जाए। क्योंकि यह तो फिर कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, यदि कोर्ट आपको परमिशन देता है 87-13% फॉर्मूले से तो आप उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं, और यदि कोर्ट आपको परमिशन नहीं देता है तो आप इसमें आगे न बढ़ें। परीक्षा प्रक्रिया यदि बार बार विवादित नियमों के कारण बाधित होगी तो इससे नुकसान सभी विद्यार्थियों का होगा और विद्यार्थी इस समय मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से शोषित हो रहे हैं और वो शोषण निरंतर ना किया जाए ये सही नहीं है, वरना ये शोषण किसी दिन क्रांति के रूप में बदल जाएगा। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का वेट करते हैं। यदि कोर्ट इसको आगे बढ़ने का कहता है तो ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। और मैं इसमें निरंतर प्रयास करता रहूंगा
मेरी सीधी सी एक ही डिमांड है, सही नियमों का पालन हो, 100% के साथ में एमपीपीएससी के सभी रिजल्ट्स जारी किए जाएं। और यदि 2020 के रिजल्ट्स में अभी समय और आयोग को लग रहा है तो लग जाना उचित है, लेकिन उस रिजल्ट को भी किसी ऐसे गलत फॉर्मूले या ऐसे नियमों के आधार पर न निकाला जाए जिससे फिर से एक नई समस्या उभर कर सामने आए और उसको लेके एक नए विवाद को जन्म दिया जाए। तो दुर्घटना से देर भली, है ना, कि समस्या है उसका समाधान निकाल लिया जाए। प्रीलिम्स में कौन सा फॉर्मूला लागू करना चाहिए, मेंस में कौन सा करना चाहिए, ये तय हो जाए अच्छे तरीके से। बाकी बहुत विद्वान लोग वहां पे बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोगों के लिए। छात्र बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, इस बात का भी वो ख्याल रखेंगे कि इन्हीं प्रताड़नाओं में उनको न घेरा जाए और ऐसा ही भविष्य हमारा न चलता रहे। तो ये पूरी बातें थी जो आप लोग जानना चाहते थे 19 को लेके, 20 को लेके, 21 को लेके। मुझे लगता है कि मैंने सभी बातों के उत्तर देने का यहाँ पे प्रयास किया है और आप लोग उन चीजों को समझेंगे। 19 को लेकर तैयारी करते रहिए। एक ही बात है, वो बार बार रिपीट करेंगे कि लॉ इज लॉजिक बट एवरी लॉजिक इज नॉट लॉ। सो अपनी तैयारी कीजिए। रीमेंस जो है वो एक अटल सत्य है और रीमेंस होना चाहिए। बाकी इस पर लेके कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। माननीय न्यायालय क्या कहता है, यदि रीमेंस के खिलाफ भी यदि कुछ भी जजमेंट कोर्ट का आता है तो हम इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, रीमेंस होकर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।